जय हिंद। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग का पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा और आप अपने पढ़ाई में कम से कम 100% जरूर दीजिए, क्योंकि जब तक आप 100% नहीं देंगे तो आप सफल नहीं हो पाइएगा। तो आप जिस तरीक़ा से पढ़ रहे हैं तो आप उसमें लगे रहिए, क्योंकि सफलता तो एक न एक दिन मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज पढ़ेंगे विश्व भूगोल के बारे में। इससे पहले जो भी वीडियो डाले हैं उसका प्ले लिस्ट पर अवेलेबल है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहला टॉपिक है कि विशेष कथन के बारे में, उसके बाद देखेंगे सौरमंडल के बारे में और इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। फिर तीसरा टॉपिक है कि स्थल मंडल के बारे में। फिर देखिए तो स्थल मंडल में ज्वालामुखी और भूकंप ये सब सभी आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक से पहला क्वेश्चन है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक जो कहा जाता है हिकेटियस को कहा जाता है। आगे देखिए कि भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को है? तो वह इरोटोस्थनीज को जाता है। भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग जो किए थे वह भी किसने किए थे? इरोटोस्थनीज ने किए थे। आगे की भूगोल भूतल का अध्ययन है। भूगोल जो है भूतल का अध्ययन है, यह किसने बोला था? तो ये कांट ने बोले थे। आगे की भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन थे? तो वह थे H.H. बैरोज थे। आगे की गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता कौन है? तो गणितीय भूगोल के प्रारंभकर्ता जो थे वह थेल्स थे। आगे क्षेत्रीय भूगोल का पिता किस भूगोल वेत्ता को कहा जाता है? तो वह कार्ल लिटर को कहा जाता है। और देखिए कि मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो वह कार्ल लिटर को ही कहा जाता है। अब देखिए टॉपिक नंबर 2 है जिसमें पढ़ेंगे सौरमंडल के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाए। पहला है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है। आगे कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है? तो उसे उपग्रह कहा जाता है। यानी कि सूर्य के चारों ओर जो घूमेगा उसे ग्रह, जबकि ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करेगा उसे उपग्रह कहा जाएगा। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रहों की गति का नियम जो प्रतिपादित किया था वह केपलर ने किया था। उसके बाद देखिए कि आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम के मतलब होता है घटते क्रम, यानी कि सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण है, उसके बाद देखिए वरुण है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद शुक्र है और उसके बाद मंगल है, उसके बाद सबसे छोटा जो है बुध हो जाएगा। तो सबसे बड़ा पूछेगा तो बृहस्पति और सबसे छोटा पूछेगा तो मंगल ग्रह हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग तो अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग जो होता है कब अधिकतम होता है? तो जब वह सूर्य के समीप यानी कि नज़दीक रहता है तब। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में जो तारामंडल की संख्या है वह 88 है। कहीं कहीं पर 89 दे देता है, तो 88 या 89 ऑप्शन में कोई एक ही रहेगा। उसके बाद देखिए कि ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? तो उसे अभिनव तारा कहा जाता है। जबकि सौर प्रणाली की खोज जो किया था किसने किया था? तो कॉपरनिकस ने किया था। उसके बाद देखिए नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो वह दिखाई देता है 21 जून को। एक ग्रह अपने अक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? उसे अपसौर कहते हैं। जबकि एक ग्रह अपने अक्ष में न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। यहाँ पर देखिए अधिकतम दूरी पूछेगा तो वह हो जाएगा अपसौर, अ लगा रहेगा, जबकि न्यूनतम पूछेगा तो उसमें हो जाएगा उपसौर। आगे की किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? खगोलीय एकक जो कहा जाता है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ होता है? तो मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ जो होता है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, इसे मध्यरात्रि सूर्य कहा जाता है। उसके बाद देखिए कि मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो यह आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन जो होता है कितना परसेंट होता है? तो हाइड्रोजन जो होता है वह 71% होता है। और इसी में हीलियम पूछेगा तो हीलियम हो जाएगा 28% होगा और 1% या 1 से 2% जो रहता है अन्य सभी गैस रहता है। उसके बाद देखिए सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है। क्या है? सूर्य एक तारा है। जबकि सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? यानी सौर पृष्ठ पर जो तापमान होता है वह लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो वह है वरुण ग्रह। जबकि सूर्य के सबसे नजदीक पूछेगा तो वह हो जाएगा बुध ग्रह हो जाएगा।
सूर्य प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य का प्रकाश जो है धरती पर पहुंचने में वह 8.3 मिनट लगता है, या फिर सेकेंड में देगा तो वह 500 सेकेंड हो जाएगा। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे निकट है। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा जो है 88 दिनों में पूरा करता है? तो बुध ग्रह जो है सूर्य के परिक्रमा जो है 88 दिनों में पूरा करता है। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है तो वह बुध और शुक्र ग्रह जो है इसके कोई उपग्रह नहीं है, याद रखेगा, बुध और शुक्र ग्रह जो है इसका कोई उपग्रह नहीं है। आगे कि कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो वह बुध हो जाएगा। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? तो यह है बुध है, यानी कम समय में तो वही हो गया सबसे जल्दी। उसके बाद सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो वीनस ग्रह यानी शुक्र ग्रह जो है लगभग पृथ्वी इतना बड़ा है। किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है। जबकि शाम के तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन है? तो सूर्य का निकटतम ग्रह और पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो सूर्य का निकटतम ग्रह बुध हो जाएगा, जबकि पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र हो जाएगा। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो वह शुक्र ग्रह को। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो यह शुक्र है। जबकि पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? तो यह शुक्र है। जबकि किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो सुबह का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को। जबकि सुपरनोवा क्या है? तो यह विस्फोटिक तारा है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट पियरी ने किया था। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पियरी ने की थी। दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने किया था? एमडिसन ने किया था। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड जो है वह है चंद्रमा। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह भी है। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम यानी सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो यह जो है तो लध्वज गुलाब से किया जाता है। पृथ्वी सूर्य के परित अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाता है? तो यह 1 डिग्री प्रति दिन लगाता है। पृथ्वी के भ्रमण की गति जो है यह 27 किलोमीटर प्रति मिनट होता है। जबकि भूमध्य रेखा और पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? तो भूमध्य रेखा और पृथ्वी का व्यास जो लगभग है 12,800 किलोमीटर है। उसके बाद देखिए पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो यह जनवरी में होता है। जबकि तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखाई देता है? तो वह पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसी कारण जो है तारे पूरब से पश्चिम में दिखाई देता है। किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? तो पृथ्वी को जो है ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। जबकि पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होता है जो वह 4 जुलाई को सबसे अधिक दूरी पर रहता है। दिन व रात होने का कारण क्या है? तो दिन व रात होने का कारण जो है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना। पृथ्वी से यानी सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितना है? तो 149.6 मिलियन किलोमीटर है। उसके बाद देखिए कि वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? जिसे चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। आगे देखिए कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग कितना समय लगता है? तो यह लगभग लगता है 25 करोड़ वर्ष लगता है। तारे के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई जो है वह क्या है? तो वह होता है प्रकाश वर्ष होता है। आगे देखिए निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हो जाएगा पृथ्वी के बाद हो जाएगा बृहस्पति, अब बृहस्पति के बाद हो जाएगा यूरेनस, उसके बाद प्लूटो ग्रह नहीं है, इसे बौने ग्रह में रखा गया है। आगे देखिए कि सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो क्या हो जाता है? तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। यानी मान लीजिए कि ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो इसमें बीच में कौन आ जाएगा? तो बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो क्या लग जाएगा? तो सूर्य ग्रहण लग जाएगा। जबकि यहाँ पर सूर्य है और यहाँ पर चंद्रमा है और बीच में कौन आएगा? पृथ्वी आएगा, तो चंद्र ग्रहण लग जाएगा, याद रखिएगा। यानी चेंज इसमें कौन नहीं होता है? तो सूर्य जो है यह चेंज नहीं होता है, जबकि पृथ्वी और चंद्रमा इसमें चेंज होगा। आगे देखिए सूर्य का प्रभाव मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है, तो क्या होता है? पछाव मेघों के हिम अस्फटिकों में होता है। आगे देखिए प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है, तो प्रत्येक सूर्य ग्रहण जो होता है यह कब होता है? तो यह केवल अमावस्या के दिन ही होता है। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, यानी वह कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो आपको बताए थे बुध और शुक्र, यानी शुक्र और बुध का कोई उपग्रह नहीं है। उसके बाद देखिए पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है, तो कितना लेता है? तो लगभग 8 मिनट या 8.3 देगा, या 500 सेकेंड हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति जो है सबसे बड़ा है, जबकि बुध जो है सबसे छोटा। उसके बाद देखिए पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो पृथ्वी अपनी धुरी पर जो घूमती है वह 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में घूमती है। यानी पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाता है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में।
उसके बाद देखिए पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है तो वह भूमध्य रेखा पर होता है। इक्विनॉक्स का तात्पर्य है कि वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होता है। आगे देखिए दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, तो यह 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या जो कितना है, तो पृथ्वी के मात्र एक उपग्रह होता है, यानी जो चंद्रमा जो है पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है तो केवल 12 घंटे। आगे की यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसका परिक्रमा कर रहा है, तो यह सबसे पहले बताया कॉपरनिकस ने। आसमान का रंग कैसा है, तो आसमान का रंग जो है यह काला है। अंतरिक्ष पर देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। पृथ्वी की परिधि है, तो पृथ्वी की परिधि जो है यह 40,075 किलोमीटर है। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, तो 21 जून को जो है सबसे लंबा दिन होता है। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, तो 22 दिसंबर को जो है सबसे छोटा दिन होता है। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है, तो यह 6 माह की होती है, जबकि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम होता है, तो वह 43 किलोमीटर कम होता है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो है लगभग कितना होता है, तो 12,750 किलोमीटर होता है। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं, तो उसे घूर्णन कहा जाता है। उसके बाद देखिए कि पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति जो होता है वह पश्चिम से पूरब की ओर होता है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है, तो वह होता है अपसौर के दौरान सबसे अधिक दूरी होता है। ऋतुएं जो होती है कैसी होती है, तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा करने के कारण है जो यह पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते रहता है। आगे देखिए किसने पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है, तो अरिस्टोटल ने सबसे पहले बताया था। पृथ्वी की धुरी है, तो पृथ्वी की धुरी जो है वह क्या है, तो झुकी हुई है। पृथ्वी के अलावा अन्य किस से जीवन की, यानी कह रहा है पृथ्वी के अलावा अन्य किस में जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है, तो वह है मंगल ग्रह। किस ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव जो है लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है, तो यह है मंगल ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सूर्य के गिर्द परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है, तो बृहस्पति ग्रह जो है यह सबसे अधिक समय लेता है। ग्रहों में किसके चारों ओर वलय है, तो शनि ग्रह जो है इसके चारों ओर वलय है। वलयों की संख्या कितना है, यह 7 है। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है, तो जूनो जो मिशन है वह बृहस्पति से संबंधित है। बृहस्पति का द्रव्यमान जो है लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 1,000वां भाग है। आगे के आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है, तो सिरियस जो है आकाश का सबसे चमकदार तारा है। हेली धूमकेतु जो है यह आवर्तकाल होता है, यानी कितने दिनों में दिखाई देता है, तो यह लगभग 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन है, तो अरुण। याद रखिएगा पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह जो है अरुण और कौन है, शुक्र और अरुण जो है यह दोनों है, यह पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध है। जबकि सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है, तो नेपच्यून है। बाह्यतम के मतलब सबसे दूर कौन सा ग्रह है, तो नेपच्यून। जबकि सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी कहाँ पर है, यह चंद्रमा पर है। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा, जो कह रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है और सूर्य की पूरी तरह स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, उसे ही सूर्य ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण जो होता है हमेशा अमावस्या के दिन ही होता है। आगे देखिए कि एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण लगते हैं, तो एक कैलेंडर वर्ष में जो है लगभग 7 ग्रहण लगते हैं। आगे की डायमंड रिंग की घटना होती है तो सूर्य ग्रहण के दिन होता है। चंद्र ग्रहण का कारण है, तो सूर्य एवं चंद्रमा के बीच कौन आ जाता है, तो पृथ्वी आ जाने के कारण हो, यह क्या होता है, तो चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण जो घटित होता है यह केवल पूर्णिमा को ही घटित होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है, तो यह लगभग है 15 करोड़ किलोमीटर है। आगे कि कौन सा ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है, तो शनि ग्रह के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है, जो कि 146 तक की खोज हो चुका है। सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है, तो उसे किरीट या कोरोना कहा जाता है। आगे देखिए कि यदि पृथ्वी का अक्ष इसकी अक्ष के समतल के अनुलंब होता है तो क्या एक घटित नहीं हुआ होता है, तो उत्तरी ध्रुव हमेशा अंधेरे में रहेगा। तीसरा टॉपिक देखिए स्थल मंडल के बारे में। स्थल मंडल में पहला टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो पहला टॉपिक देखते हैं कि पृथ्वी के धरातल में केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा। सीमा, उसके बाद सियाल, उसके बाद निफे, तो ये तीनों में सजाना है। कह रहा है कि सीमा, सियाल, निफे में, तो सबसे पहले कौन हो जाएगा, तो सबसे पहले हो जाएगा सियाल, उसके बाद सीमा, उसके बाद निफे। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो वह किया था सुएस ने। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा होता है, तो वह होता है निकेल। स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है, तो पृथ्वी की बाह्य पपड़ी को ही क्या कहा जाता है, स्थल मंडल कहा जाता है। उसके बाद देखिए
करा कि अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो क्या है, तो ध्रुवों से मापी जाती है। स्थल मंडल में यानी स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंग के आधार पर कितनी मापी गई है, तो यह मापा गया है 100 किलोमीटर मापा गया है। आगे देखिए कि किस परत को बेरिइम्फियर कहा जाता है, तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को ही बेरिइम्फियर कहा जाता है। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या होता है, तो 1 डिग्री प्रति 32 मीटर बढ़ जाता है। यानी 32 मीटर अगर हम नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री की क्या होगा, तो बढ़ोतरी होगा। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो वह तापक्रम रिकॉर्ड किया जाता है 25 डिग्री अक्षांश पर। दूसरा टॉपिक देखिए कि पृथ्वी के महाद्वीप। 20 में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है, तो यह 7 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 20 का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो वह एशिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। जबकि किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो यूरोप को। किस महाद्वीप को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है, तो अंटार्कटिका को। जबकि किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, एशिया को। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, तो वह क्या हो जाएगा, एशिया जो है सबसे बड़ा है। लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो एशिया के बाद क्या हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप जो है सबसे बड़ा है। और छोटा पूछता है तो ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। उसके बाद देखिए कौन सा महाद्वीप द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो उसे ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। आगे कि किस महाद्वीप को उसके काफ़ी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहा जाता है, तो वह ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है प्यासी भूमि का महाद्वीप। किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है, तो एशिया को कहा जाता है। कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है, तो उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है, तो यूरोप का जो है मानव का घर कहा जाता है। किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप को जो है विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है या अंधे महाद्वीप कहा जाता है, तो अफ्रीका को जो है अंध महाद्वीप कहा जाता है। किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है, तो वह एशिया को कहा जाता है। आगे देखिए किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी दक्षिणी तथा पूर्वी पश्चिमी सभी गोलार्ध में है, तो वह है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिम छादित है यानी हिमछादित है, तो वह है अंटार्कटिका। उसके बाद है कि किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, तो पक्षियों का महाद्वीप जो कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। कौन से दो महाद्वीप जो हैं एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है, तो वह है यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है, तो वह है अंटार्कटिका का। आगे देखिए किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत रेखा, मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है, तो वह है अफ्रीका महाद्वीप से जो है कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरता है। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो एक भी ज्वालामुखी नहीं है। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है, तो यह है अफ्रीका में स्थित है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, तो वह है माउंट मिकलने है। जबकि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो वह है माउंट एकांगुआ है। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोत्तम पर्वत शिखर कौन सा है, तो माउंट किलिमंजारो है। जबकि अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो माउंट विंसन मैसिफ है। जबकि एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो वह है माउंट एवरेस्ट है। जबकि यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो माउंट एलब्रूस है। माउंट एलब्रूस जो है यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो वह है माउंट कोसिस्को है। जबकि सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप जो है यह अफ्रीका है। कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, तो यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप मरुस्थलीय विहीन है, तो यूरोप जो है यूरोप में कोई भी मरुस्थल नहीं है। किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं, तो अंटार्कटिका में कोई सरीसृप नहीं पाया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु जो है वह कौन सा है, केप अगुल हास है। यानी अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु जो है वह क्या है, तो केप अगुल हास है। विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है, तो विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार जो है यह यूरोप में है। यानी किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप भी कहा जाता है, तो अफ्रीका को जो है पठारी महाद्वीप कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है, तो यह अफ्रीका में पाया जाता है। किस महाद्वीप में आंतरिक जल मार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है, तो वह हुआ है यूरोप महाद्वीप में। उसके बाद देखिए कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है, तो वह है पुत्रजाया। आगे दक्षिणी गंगोत्री स्थित है, तो दक्षिणी गंगोत्री जो स्थित है यह अंटार्कटिका में स्थित है। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है, एटलस पर्वत जो है यह अफ्रीका महाद्वीप में है। जबकि ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ हुआ है, तो वह अंटार्कटिका के ऊपर हुआ है, यानी अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर हुआ है। विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया और यूरोप है। उसके बाद महाद्वीप कैसे अलग हुआ, तो यह हुआ जो
विवर्तनिक क्रिया के द्वारा महाद्वीप अलग हुआ। दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है? तो दक्षिण सूडान गणतंत्र जो है दुनिया का सबसे नवीनतम देश है। उसके बाद देखिए कि सन सिटी अवस्थित है तो यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों का सही क्रम कौन सा है? तो अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद ब्राजील है। उसके बाद देखिए महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो यह बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है महासागरीय सतह का निर्माण। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपों यानी भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम कौन सा है? तो पहले हो जाएगा सियाल, उसके बाद सीमा, उसके बाद निफे हो जाएगा, यानी सबसे नीचे हो जाएगा निफे। पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो लोहा एवं निकेल का जो है सबसे अधिक प्रधानता होती है। स्थल मंडल में सम्मिलित जो है यह ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग होता है। आगे देखिए मेंटल में किन तत्वों का प्रधानता होती है? तो सिलिका और मैग्नीशियम का जो है सबसे अधिक प्रधानता होती है। देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है, तो वह होता है 15 डिग्री के बराबर होता है। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रभाव के नीचे क्रोड किस से बनता है? तो यह लोहा से बना है। आगे की बलन क्रिया किसका परिणाम है? तो पर्वत निर्माणकारी बल के कारण जो है बलन क्रिया विकास हुआ है। तीसरा टॉपिक देखिए कि अक्षांश व देशांतर रेखाएं व अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में। जैसे कि भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान का कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो उसे अक्षांश कहा जाता है। कौन सा वृत्त का उदाहरण है? तो भूमध्य रेखा जो है यह वृत्त का उदाहरण है। आगे की टॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? इसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही टॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो ये घटता है। आगे की एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? तो कुल अक्षांशों की संख्या जो होता है 180 होता है, जबकि देशांतरों की संख्या कितना होता है? तो 360 होता है। विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखा क्या कहलाती है? तो उसे अक्षांश रेखा कहा जाता है। दक्षिण अक्षांश को क्या कहते हैं? इसे अंटार्कटिका वृत्त कहा जाता है। आगे देखिए दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रक्षेपित करती है क्या कहलाती है? इसे देशांतर कहा जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जाना जाता है? तो उसे गोरे के नाम से जाना जाता है। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान होती है उसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। आगे देखिए कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो वह 4 मिनट का अंतर होता है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो उसे देशांतर रेखा कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो उसे देशांतर रेखा कहा जाता है। उसके बाद देखिए कि प्रधान मध्य रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो यह ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य क्या है? तो 0 डिग्री देशांतर। करा कि पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? तो यह 15 डिग्री घूम जाती है। पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर जो होता है 15 डिग्री है। स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? यह 1 घंटे का होगा। आगे कि यदि 2 स्थान के बीच का समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट का है तो देशांतर में अंतर होगा तो वह होगा 35 डिग्री का। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरता है? तो वह 180 डिग्री से होकर गुजरता है। ग्रीनविच किस देश में स्थित है? तो यह यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। आगे कि एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतर क्या होता है? तो वह होता है 4 मिनट। उसके बाद देखिए 2 स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समयों में कितना अंतर होगा? वह होगा 15। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो यह किया गया 1884 में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण जो किया गया कब किया गया? 1884 में। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति किसके निकटतम है? तो वह है 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर। करा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति किसके निकटतम है? तो वह 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर के बीच। उसके बाद देखिए कि ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्य काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो उसे ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? तो वह लिया गया है 83.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। उसके बाद देखिए भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया गया है? तो यह किया गया है इलाहाबाद से। उसके बाद देखिए ग्रीनविच मध्य समय यानी GMT तथा भारतीय प्रमाण समय यानी IST के बीच समय अंतर कितना है? तो यह 5.5 घंटे का अंतर है। उसके बाद देखिए शून्य अक्षांश यानी शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है। तो यह कहाँ है? तो यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। प्रधान यमुनोत्तर यानी ध्रुव वृत्तीय तथा विषुवत भूमध्य रेखा को प्रक्षेपित बिंदु अवस्थित है। तो वह कहाँ है? अंध महासागर में है।
उसके बाद देखिए कि यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर हो तो दोनों स्थानों के बीच समय अंतर कितना होगा? यह 6 घंटे का अंतर होगा। उसके बाद देखिए किसी जगह का स्थानीय मान जो है 6 बज प्रातः हुआ है, यानी 6 बजे प्रातः हुआ है, जबकि ग्रीन बीच मीन टाइम में जो 3 बज प्रातः हुआ है, यानी 3 बजे प्रातः हुआ है, उस जगह का देशांतर रेखा क्या होगी? तो उस जगह का देशांतर रेखा जो होगा 45 डिग्री होगा। यानी दोनों में कितना का अंतर है? तो दोनों में 3 घंटे का अंतर है। तो 1 घंटे में 15 डिग्री, तो 15 गुने 3 कर देंगे तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भूमध्य रेखा गुजरती है, तो भूमध्य रेखा जो कहाँ से गुजरती है? तो इसमें देश का नाम बताना है, तो केनिया से जो है भूमध्य रेखा गुजरती है। उसके बाद देखिए कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन जो होता है, तो वर्ष का सबसे छोटा दिन जो होता है कब होता है? तो वह 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। उसके बाद देखिए कि किस स्थान का परमाणिक समय जो है एवं स्थानीय समय लगभग एक समान होता है? तो वह होता है नैनी में। आगे कि भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितने का अंतर होता है? तो वह होता है 2 घंटे का। उसके बाद चौथा टॉपिक देखिए द्वीप के बारे में। तो वीडियो में बने होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। तो द्वीप के बारे में देखते हैं कि द्वीपों की सर्वाधिक संख्या जो है किस महाद्वीप या किस महासागर में देखने को मिलती है? करा द्वीपों की सर्वाधिक संख्या जो है किस महासागर में देखने को मिलती है? तो यह प्रशांत महासागर में देखने को मिलती है। प्रशांत महासागर हो जो सबसे बड़ा महासागर है और सबसे गहरा महासागर भी यही है। उसके बाद देखिए महासागरीय द्वीप नहीं है। महासागरीय द्वीप जो नहीं है वह कौन सा है? मालागासी जो है यह द्वीप नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है, जबकि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है वह है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है लगभग 17,000 प्लस द्वीपों से बना हुआ देश है। कालीमंतान जिस द्वीप का अंग है वह कौन सा है? तो बोर्नियो का यह एक अंग है। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप जो है यह बोर्नियो है। सेसिलस द्वीप कहाँ स्थित है? तो यह हिंद महासागर में स्थित है। किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो आइसलैंड को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? तो हवाई द्वीप को जो है प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। किस द्वीप का प्राचीन नाम जो है सैंडविच द्वीप है? तो वह है हवाई द्वीप का। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जो है किस द्वीप पर स्थित है? तो यह जावा द्वीप पर स्थित है। जापान की राजधानी जो टोक्यो है यह किस द्वीप पर स्थित है? तो यह है होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप जो है यह होन्शु द्वीप है। जापान का सबसे छोटा द्वीप जो है शिकोकू है, जबकि भारत का सबसे बड़ा द्वीप जो है मध्य अंडमान है। जबकि भारत का दक्षिणतम द्वीप जो है यह ग्रेट निकोबार है। उसके बाद देखिए कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहा जाता है? तो वह जावा द्वीप जो है इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहा जाता है। जापान की नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? तो यह है क्यूसिक द्वीप पर स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है बोर्नियो है। और भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? तो यह कच्चा तिब्बू द्वीप को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच विवाद चलता आ रहा है। उसके बाद देखिए भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? तो न्यू मूर द्वीप को लेकर है। जबकि श्रीहरिकोटा द्वीप जो है यह स्थित है, तो यह है पुलिकट झील में स्थित है। उसके बाद देखिए पांचवा टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। पहला है कि सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सदाबहार वर्षा वन जो पाया जाता है यह ब्राजील में पाया जाता है। सदाबहार वन पाए जाते हैं तो यह विषुवतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। जबकि वहाँ करा कि अगला में कि वहाँ विस्तृत आयनवर्तीय वन पाए जाते हैं, तो वह कांगो घाटी में पाया जाता है। आगे देखिए कौन सा विश्व का फेफड़ा के नाम से विख्यात है? तो विषुवतीय वर्षा वन जो है यह विश्व का फेफड़ा के नाम से विख्यात है। विषुवतीय रेखीय वन प्रदेश में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? तो इसे लियाना कहा जाता है। विषुवत रेखीय वनों को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सेल्वास के नाम से जाना जाता है। विषुवतीय रेखीय वर्षा वनों का सबसे बड़ा प्रदेश किस महाद्वीप में है? तो यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। उसके बाद देखिए प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र जो है यह पतझड़ होता है, यानी पतझड़ वन होता है। उसके बाद देखिए प्राणियों और पादपों की जातियों की अधिकतम विविधता मिलती है, वह कहाँ मिलता है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में मिलता है। उसके बाद है कि सबसे अधिक टैगा वन किस प्रदेश यानी किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो यह साइबेरिया क्षेत्र में पाया जाता है। उसके बाद है कि स्प्रूस, फर तथा चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं, तो यह टैगा वनों में पाया जाता है। मलेरिया की दवा यानी कुनाइन किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो यह सिनकोना से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद है कि विश्व के वन क्षेत्रों में से किस एक के फैलाव की प्रतिशत जो है सर्वाधिक है? तो वह है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का फैलाव जो है सबसे अधिक है। सवाना का सर्वाधिक विस्तार जो है कहाँ है? तो सवाना का विस्तार यह अफ्रीका महाद्वीप में है। उसके बाद दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहा जाता है? तो उसे पंपास कहा जाता है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? तो शीतोष्ण घास का मैदान जो है इनमें से कौन सा नहीं? तो पंपास, बेल्ट्स और डाउन जो है यह शीतोष्ण घास का मैदान है, जबकि सवाना जो है यह
शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। सिनकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? तो यह विषुवतीय वनों में पाया जाता है। सिनकोना के वृक्ष जो है विषुवतीय वनों में पाया जाता है। किस वन को बोरियल वन के नाम से भी जाना जाता है? तो शंकुधारी वन को जो है बोरियल वन के नाम से जाना जाता है। साइबेरिया क्षेत्रों में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे टैगा के नाम से जाना जाता है। शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो शीतोष्ण क्षेत्र में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। उसके बाद है कि भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वन पाया जाता है, भूमध्य रेखा के निकट पाया जाता है। उसके बाद देखिए कि डेलबर्जिया जाति किससे संबंधित है? यह शीशम से संबंधित है। जबकि 2000 से लेकर 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास जहां देखा गया वह है इंडोनेशिया। पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा गया है? तो पृथ्वी को जो है 24 समय कटिबंधों में बांटा गया है। उसके बाद देखिए टॉपिक नंबर 6 में है चट्टान के बारे में। पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टान को क्या कहा जाता है? तो उसे आग्नेय चट्टान कहा जाता है। आग्नेय शैल जो कहलाती है इसे मौलिक शैल भी कहा जाता है। निर्माण की दृष्टि से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? तो सर्वाधिक प्राचीन जो होता है वह आग्नेय चट्टान होता है। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों से की जाती है? तो वह किया जाता है अधिविलयती या प्लूटोनिक चट्टानों से किया जाता है। उसके बाद देखिए भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को किस नाम से जाना जाता था? बैथोलिथ के रूप में जाना जाता था। उसके बाद देखिए जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो वह पाया जाता है अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। उसके बाद है कि धरातल के सर्वाधिक भाग पर किस चट्टान का विस्तार पाया गया है या पाया जाता है? तो वह अवसादी चट्टान का भाग जो है सबसे अधिक पाया जाता है। उसके बाद कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कोयला जो है यह परतदार चट्टान में पाया जाता है। पेट्रोलियम जो है खनिज तेल, पेट्रोलियम जिसे खनिज तेल कहते हैं, किन चट्टानों में पाया जाता है? तो यह प्राचीन रेत में पाया जाता है। बलुआ पत्थर जो है परिवर्तित होता है, तो बलुआ पत्थर जो परिवर्तित हो जाता है वह कोट्राइज में परिवर्तित हो जाता है। आगे की चूना पत्थर का कायांतरिक रूप जो है वह संगमरमर है। चूना पत्थर का कायांतरिक रूप क्या होता है? तो उसे संगमरमर कहा जाता है। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो वह होता है एम्फीबोलाइट का निर्माण हो जाता है। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? तो यह आग्नेय चट्टानें और तल छठी चट्टानों से होता है। अपक्षयन की कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों अपक्षय की है? तो वह है जल योजन। कौन सा मृत शैल है? तो मृत शैल जो है यह आग्नेय चट्टान जो होता है यह मृत शैल होता है। टॉपिक नंबर 7 में है भूकंप के बारे में। तो पहला पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? तो वह है भूकंप विज्ञान। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंग की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो उसे भूकंप केंद्र कहा जाता है। भूकंप मूल रूप से यानी मूल का स्थान होता है जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। अभिकेंद्र जो होता है या अधिकेंद्र जिसे कहते हैं, तो भूकंप का एक बिंदु जो संबंधित है तो भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से। धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे भूकंप अधिकेंद्र कहा जाता है। अतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो उसे सुनामी कहा जाता है। भूकंप में धरातलीय तरंग होती है तो वह होता है एल तरंगे। कौन सी भूकंपीय तरंग सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? तो वह दीर्घ पृष्ठीय तरंग जो है सबसे अधिक क्षति पहुंचाती है। सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? इसका मुख्य कारण होता है भूकंप आना। विश्व का सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप किस पेटी में आते हैं? तो ये आता है परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आता है। समभूकंप रेखा का आकार प्राय होता है तो क्या होता है? अनियमित होता है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जो है यह जापानी भाषा का शब्द है। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री लहरों को सुनामी कहते हैं? तो वह जापान में कहा जाता है। तरल पदार्थ से होकर ना गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी होती है? तो वह होता है एस आकार के भूकंपीय लहर। उसके बाद देखिए भूकंप मापा जाता है तो रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो भूकंपीय तरंग को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सिस्मोलॉजी कहा जाता है। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। सामान्य भूकंपीय तीव्रता अर्थात सामान्य बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो समभूकंप रेखा कहा जाता है। कौन सी अणु में प्राकृतिक आपदा है? तो वह है भूकंप। आगे है कि कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाली भूकंप का कारण बताता है? तो वह बताता है एशियाई प्लेटों के नीचे
पैसिफिक प्लेट का आगमन होना। आगे की भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? तो वह होता है पी तरंगों का, एस तरंगों का और एल तरंगों का। आगे की भूकंप आने का प्राकृतिक कारण क्या है? तो ज्वालामुखी का विस्फोट होना ही भूकंप आने का प्राकृतिक कारण होता है। भूकंप आने का मानवीय कारण क्या होता है? तो खनन या विस्फोट करना। आगे देखिए कि संरचनात्मक या भ्रंश मूल भूकंप किसे कहा जाता है? तो विवर्तनीय भूकंप को ही कहा जाता है। प्राथमिक तरंगों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसे अनुदैर्घ्य तरंग के नाम से जाना जाता है। आगे की किस इटालियन वैज्ञानिक ने भूकंप मापक का विकास किया था? तो वह किया था मार्केली ने। किसने किया था? मार्केली ने। आगे की सी ई रिएक्टर ने रिएक्टर स्केल का विकास कब हुआ था? तो यह हुआ था 1935 में। उसके बाद देखिए टॉपिक नंबर 8। टॉपिक नंबर 8 में है ज्वालामुखी के बारे में। सबसे पहले देखिए डाइक क्या है? तो डाइक जो है ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति को ही क्या कहा जाता है? तो डाइक कहा जाता है। उसके बाद देखिए कि कालडेरा संबंधित है। तो कालडेरा जो संबंधित है यह ज्वालामुखी से है, जबकि वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो वह ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। आगे की अग्निवलय किसे कहा जाता है? तो अग्निवलय जो कहा जाता है प्रशांत परिमेखला को अग्निवलय कहा जाता है। लेकोलिथ संबंधित है, तो वह है ज्वालामुखी से। पेले आंसू की उत्पत्ति कब हुई थी, यानी कब होती है? यह ज्वालामुखी उद्गार के समय होती है। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो वह जलवाष्प जो है सबसे अधिक निकलता है। उसके बाद देखिए ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैस में जलवाष्प की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड, उसके बाद हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड और हीलियम अन्य प्रमुख गैस निकलते हैं। तो इसको याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा पूछेगा तो जलवाष्प के बारे में, जलवाष्प सबसे ज़्यादा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद देखिए लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टान को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्लूटोनिक चट्टानें कहा जाता है। आगे की ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह कहाँ का है? तो यह हवाई द्वीप का एक ज्वालामुखी है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो किलाउ ज्वालामुखी जो है ये संसार का सबसे सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके बाद देखिए ज्वालामुखी में जल वाष्प के अलावा मुख्य गैस कौन सी होती है? तो वह होता है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होता है। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, तो यह पाया जाता है नवीन मोरदार पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? इसे अग्नि श्रृंखला कहा जाता है। सबसे लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? इसे सुसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। जिसे प्राकृतिक का सुरक्षा बल्ब भी कहा जाता है। कह रहा है कि किसे प्राकृतिक का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? वह ज्वालामुखी को कहा जाता है। किस ज्वालामुखी में अक्सर उजागर होती है? तो वह जागृत ज्वालामुखी में जो है अक्सर क्या होता है? उसमें विस्फोट होते रहता है। क्रेटर तथा काल्डेरा स्थलाकृति किससे संबंधित है? तो यह ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है। कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है? तो कोटोपेक्सी जो है इक्वाडोर में स्थित है। ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है, तो यह कहाँ पाया जाता है? तो जापान में पाया जाता है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है यह है किलायू। आगे की ज्वाला खंड समी क्या है? यह तप्त शैल के टुकड़े और लावा होता है। पेले का बाल का संबंध किस प्रकार की ज्वालामुखी से है? तो यह हवाई तुल्य से संबंधित है। क्रेटर जिसे ज्वालामुखी छिद्र मुक्त किस आकृति के होता है? तो यह शंक्वाकार होता है। आगे है कि कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती है? ऑक्सीजन जो है यह ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो यह नहीं निकलता है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जो है कौन सा है? कोटोपेक्सी है। कोटोपेक्सी जो है यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल कहलाते हैं, उसे मैग्मा कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी जो है यह कहाँ है? यह इक्वाडोर में है। इक्वाडोर जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अस्ट्राम वैली किस प्रकार की ज्वालामुखी है? तो यह जागृत ज्वालामुखी है। उसके बाद देखिए कि मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो यह तंजानिया में स्थित है। तंजानिया किस महाद्वीप में है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। फिजियामा किस देश का ज्वालामुखी है? तो यह जापान का जो ज्वालामुखी है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो वह अस्ट्राम वैली को क्या कहा जाता है? तो यह भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। फौसा मैग्ना है एक क्या है? यह भी एक ज्वालामुखी है। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? यह अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? यह सिसिली द्वीप पर स्थित है। माउंट एटना ज्वालामुखी जो है यह सिसिली द्वीप पर स्थित है।
विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में है? तो यह इटली में है। जबकि मोना लोआ उदाहरण है, तो यह प्रसुप्त ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। उसके बाद देखिए टॉपिक नंबर 9 में पर्वत एवं मैदान के बारे में। पहला है कि स्थल मंडल के कुल क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? तो यह 26% जो है यह पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वह किया था जौली ने। आगे की पर्वत निर्माणक भूसंतति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वह किया था कोबर ने। आगे की विश्व के विशाल बलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने बिलियन वर्ष हुई थी? तो वह हुआ था 30 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। नवीनतम पर्वतमाला कौन सा है? तो यूराल जो है यह नवीनतम पर्वतमाला है। जबकि हिमालय पर्वत किसके अंतर्गत आता है? तो यह भी नवीनतम बलित पर्वत के अंतर्गत आता है। एंडीज पर्वत जो है यह उदाहरण है बलित पर्वत का है। यानी जितने भी दुनिया में बड़ा बड़ा पर्वत है वह क्या है? तो वह भी बलित पर्वत है। रॉकी, एंडीज, एटलस, अल्पास, हिमालय यदि किस प्रकार के पर्वत है? तो यह नवीन बलित पर्वत है। याद रखिएगा ये जितने भी है रॉकी, एंडीज और एटलस, अल्पास और हिमालय जो है यह सबसे बड़ा पर्वत है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंतति से हुई थी? यह हुआ था तेथिस नामक सागर से हुआ था। दक्षिणी अल्पास पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया में। कौन सा पर्वत महाद्वीप यानी कौन सा पर्वत महाद्वीप जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो रॉकी जो है यह जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। विश्व का सबसे लंबी पर्वतमाला जो है वह है एंडीज। पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? उसे दर्रा कहा जाता है। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो माउंट एवरेस्ट जो है यह सबसे ऊंचा है। जो कहाँ है? तो यह भारत नेपाल के सीमा पर है। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी जो है वह क्या है? तो वह एकांगुआ है। जबकि अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। तो यह कहाँ है? तंजानिया में। उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सा है? तो वह है माउंट मिकिलने है। जबकि स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? तो वह बनाता है पिरेनीज। आगे की यूरोप में अल्पस, उत्तरी अमेरिका में रॉकी तथा दक्षिण अमेरिका में एंडीज किसके उदाहरण है? तो यह बलित पर्वत के उदाहरण है। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो माउंट एवरेस्ट जो है यह नेपाल और तिब्बत के सीमा पर है और भारत में भी देगा। तो माउंट एवरेस्ट नहीं, हिमालय आ जाएगा भारत में। उसके बाद देखिए कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी है? तो एंडीज जो है सबसे बड़ी है। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग जो है पठार का विस्तार है? तो वह 33% जो है यह पठार का विस्तार है। जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? अंतरा पर्वतीय पठार कहा जाता है। उसके बाद देखिए कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार जो है सबसे ऊंचा पठार माना जाता है विश्व का। पोटवारा पठार किस देश में स्थित है? तो पोटवारा पठार जो है यह पाकिस्तान में स्थित है। लोयस पठार जो है कहाँ स्थित है? तो यह चीन में है। तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है? तो हिमालय पर्वत तथा क्यूनलुन के मध्य में स्थित है। लोयस का पठार जो है यह पवन कीर्ति है। आगे देखिए किसे विश्व की छत कहा जाता है? तो पामीर की पठार को विश्व का छत कहा जाता है। रांची का पठार यानी रांची का पठार क्या है? तो यह एक स्थित पेनी प्लेन पठार है। आगे की स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है? वह है 41%। मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? तो वह किया जाता है द्वितीय श्रेणी के रूपों में किया जाता है। किस स्थल को सभ्यता का पालना कहा जाता है? तो मैदान को सभ्यता का पालना कहा जाता है। डेकेंसबर्ग पर्वत जो है यह दक्षिण अफ्रीका में है। आगे की विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार की पर्वत में पाई जाती है? तो यह पाया जाता है नवीन मोड़दार पर्वत में पाया जाता है। उसके बाद देखिए हिमालय का विस्तार जो हुआ था वह अराकान योभा जिस देश में स्थित है तो वह कहाँ है? तो यह म्यांमार में है। आगे की ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है तो यह जर्मनी में है। जबकि बर्ग पर्वत जो है यह कहाँ है? यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। उसके बाद देखिए तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई जो है कितना है? तो तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई जो है 5 किलोमीटर है। तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई जो है 5 किलोमीटर है। इसके बाद देखिए टॉपिक नंबर 10 है कि मरुस्थल के बारे में देखते हैं। पहला है कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वह सहारा है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है थार है। गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो यह मंगोलिया में है। न्यूबियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? यह सूडान में है। अल गेजीरा रेगिस्तान किस देश में है? तो यह सूडान में है। सोनोरान मरुस्थल किस देश में है? तो यह मैक्सिको में है। जबकि पेटागोनिया मरुस्थल जो है यह मरुभूमि जो है किस देश में है? तो यह अर्जेंटीना में है। सेचुरा मरुभूमि जो है किस देश में है? तो यह पेरू में है। जबकि टकला मकान जो मरुस्थल है यह कहाँ है? तो यह चीन में है।
कालाहारी मरुस्थल किस देश में है? तो यह बोत्सवाना में है। जबकि विश्व के शीत मरुस्थल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जिसे टुंड्रा के नाम से जाना जाता है। महाद्वीपों के सामान्यतः किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है? तो यह पश्चिमी भाग में पाया जाता है। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो यह 5वां भाग जो है रेगिस्तान है। थार मरुस्थल किस देश में है? तो यह भारत और पाकिस्तान में है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल जो है वह कौन सा है? तो यह है आटाकामा, जो कि चिली का है। कहाँ का है? चिली का है। आगे की विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप जो है वह कौन है? तो यह यूरोप का है। यानी विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप जो है वह यूरोप है। यूरोप में कोई भी मरुस्थल नहीं है। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? तो यह दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है। सहारा मरुस्थल कहाँ है? तो यह उत्तरी अफ्रीका में है, जो 11 देशों की सीमा को छूता है। आगे की आटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिका देश में है? तो वह है चिली में। उसके बाद देखिए कि मरुद्वीप किससे संबंधित है? तो यह रेगिस्तान से संबंधित होता है। विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल जो है वह कौन सा है? तो वह टकला-मकान मरुस्थल है। सहारा अरेबिया जैसे उष्ण मरुस्थल नग्न मात्र में वर्षा प्राप्त करते हैं। इसका क्या कारण है? तो वे वायुमंडल के उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंधीय पर अवस्थित होने के कारण ऐसा होता है। आगे की संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वह है सहारा मरुस्थल। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल जो है वह है थार मरुस्थल। आगे देखिए संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल जो है वह थार मरुस्थल। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जबकि अन्य मरुस्थल में जनसंख्या जो है 7 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ही मिलता है। आगे की गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो गोबी मरुस्थल जो है यह मंगोलिया में है। उसके बाद देखिए टॉपिक नंबर 11, जिसमें नहर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है कि पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर जो जोड़ता है प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से सुएज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। तो यह घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन है? तो वह है कोलोनल। आगे की पनामा नहर के दक्षिण सिरे पर स्थित है। तो यह पनामा है। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है। तो वह है स्वेज नहर। स्वेज नहर जोड़ती है तो यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? तो यह हुआ था 1854 ईस्वी में। स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुआ था? तो 1869 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? तो वह 168 किलोमीटर है। नहर किसको जोड़ती है? तो यह सुपीरिया को ह्यूनर से जोड़ता है। कील नहर जोड़ती है तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? तो वह है कील। करा नहर किस देश में स्थित है? तो करा नहर जो है यह थाईलैंड में स्थित है। पनामा जल डमरू के आर पार नहर खोदने का विचार रखा था। तो यह किसने रखा था? तो हमबोल्ट ने रखा था। सुएज नहर के खुलते ही बीच यानी समुद्र यात्रा का मार्ग छोटा हो गया। तो लंदन और चेन्नई के बीच। आगे देखिए कौन सा देश प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर के प्रतिद्वंद्वी के निर्माण के लिए योजना बना रहा था? तो वह बना रहा था निकारागुआ। टॉपिक नंबर 12 देखते हैं नदियां के बारे में। पहला है कि जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो वह है अमेजन। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो राइन नदी। बोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो यह कैस्पियन सागर में गिरता है। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जाना जाता है? तो राइन नदी को कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे व्यस्क व्यापारिक नदी कौन सा है? तो वह है राइन। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह है बोल्गा। आगे की कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी जो है यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। पारना तथा पराग्वे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम हो गया। तो यह किस नाम से जाना जाता है? लाप लाटा के नाम से जाना जाता है। आगे की किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप है? तो यह है नील नदी का। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? तो हांगो नदी को कहा जाता है। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पापो नदी जो है यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो राइन नदी को यूरोपीय व्यापार का जीवन रेखा कहा जाता है। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो यह श्रीलंका की। उसके बाद देखिए बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? तो गंगा नदी को। किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो नाइजर नदी को। रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो वह है वोल्गा। लाल नदी किस देश में बहती है? तो यह वियतनाम में। एशिया का विशाल नदी मेकांग बहती है। तो वह मलेशिया में। सीन नदी कहाँ बहती है? तो यह फ्रांस में। आगे की मार्ले डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में। जो नदी यानी नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल में गुजरती है वह कौन सी नदी है? कोलोराडो नदी। आगे की नील नदी कहाँ गिरती है? यह भूमध्य सागर में गिरती है। जॉर्डन जो है
नदी, जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? तो यह मृत सागर में गिरती है। हांगो नदी किस में गिरती है? तो यह पीली या पीला सागर में गिरता है। कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? तो वह है डैन्यूब नदी। आगे की ओब नदी किस में गिरती है? तो यह आर्कटिक सागर में गिरता है। आगे की किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो यह हांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। आगे की कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो वोल्गा नदी जो है कैस्पियन सागर में गिरता है। आगे की सर और आमू नदियाँ गिरती है, तो यह अरल सागर में गिरती है। लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदी कौन कौन सी है? तो सबसे बड़ा हो जाएगा नील नदी, उसके बाद अमेजन नदी और तीसरा में हो जाएगा मिसिसिपी नदी जिसे कहते हैं। एशिया की कौन सी नदी दक्षिण को प्रभावित होती है? तो यह होता है सालबिन नदी। विश्व का सबसे चौड़ी नदी जो है अमेजन है, और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। किस देश में से यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती है? तो यह बहता है इराक में। विश्व की अपवाह क्षेत्र यानी विश्व की अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी जो है वह है अमेजन। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। बोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो बोल्गा नदी जो गिरता है कैस्पियन सागर में गिरता है। हिमानी झील इटास्का किस नदी का स्रोत है? तो वह है मिसिसिपी नदी का। उसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 13 में जलप्रपात। पहला है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वह है एंजिल जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो यह है वेनेजुएला में। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह है कोरोनी नदी पर है। बोयमा जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह है जेरे नदी पर। अस्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह है कांगो नदी पर। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह है सेंट लॉरेंस नदी पर। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर संबंधित है? यह है जाम्बेजी नदी से संबंधित है। नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के मध्य स्थित है? तो ईरी एवं ओंटेरियो के बीच स्थित है। उसके बाद देखिए नियाग्रा प्रपात जो है यह यूएसए में स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? यह यूएसए और कनाडा के सीमा पर स्थित है। अब देखिए टॉपिक नंबर 14 जिसमें क्या है? झील के बारे में। विश्व की सबसे बड़ी झील जो है कैस्पियन सागर है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है सुपीरियर झील है। विश्व की यानी कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो बैकाल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील जो कौन है? यह टिटिकाका है। आगे की विश्व का सबसे बड़ी खारे झील की झील है तो वह है कैस्पियन सागर है। कराए विश्व का सबसे बड़ी खारे जल की झील जो है कैस्पियन सागर है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील जो है यह टिटिकाका है। उसके बाद देखिए कौन सा देश युग में अराल सागर के किनारे है? तो वह है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान स्थित है। आगे अमेरिका के झील प्रदेश में सम्मिलित 5 झीलों में से कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में है? तो वह है मिशिगन झील जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। आगे की विक्टोरिया झील अवस्थित है तो विक्टोरिया झील जो अवस्थित है यह पूर्वी अफ्रीका में है। आगे की कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो वह बनाता है विक्टोरिया झील। कह रहा है कि कौन सा झील जो है तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो वह है विक्टोरिया झील। कैस्पियन सागर स्थित है तो यह रूस और ईरान के बीच स्थित है। आगे की विक्टोरिया झील जो है किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? यह तंजानिया और केनिया और जायरे के बीच स्थित है। आगे की किस देश को हजारों झीली की भूमि कहा जाता है? तो वह कहा जाता है फिनलैंड को। किस देश को हजारों झीलों का भूमि कहा जाता है? तो फिनलैंड को। अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो वह है नायासा। आगे की विश्व का सर्वाधिक खारे जल की झील बौन झील किस देश में स्थित है? तो यह है तुर्की में। वह कौन सा यानी वह सागर कौन सा है जो भूवध है? तो वह है अरल सागर। अरल सागर जो है यह भूवध सागर है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील जो है विक्टोरिया है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील जो है विक्टोरिया है। झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो लिम्नोलॉजी कहा जाता है। झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल जो है वह मृत सागर। आगे देखिए कि प्रसिद्ध अंगुली न्यूमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका में। और क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील जो है यह है कैस्पियन सागर है। भूगर्भिक हलचलों एवं धरातल के बहिर्जात बलों से उत्पन्न झीलों को क्या कहा जाता है? जिसे प्राकृतिक झील कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहत झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? तो वह है ओंटेरियो, ईरी, हुरान, मिशिगन और सुपीरिया है। आगे की कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है? करा कि कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो वह है मृत सागर। मृत सागर जो है सबसे गहरा झील है। तो इसके बाद वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे अगला वीडियो में। और जो भी वीडियो में बने हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। हर दिन आपके लिए हम नया टॉपिक लेकर आते रहेंगे और इस बुक से
कुछ और बचा हुआ है उसका भी कवर कर लेंगे। इससे जो भूगोल, विश्व भूगोल आज पढ़ें उसका एक टॉपिक और लाएंगे तो विश्व भूगोल क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह से हम हर बुक को धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। तो वीडियो को देखिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज पढ़ें विश्व भूगोल के बारे में, इसका अगला पार्ट लेकर आएंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप अच्छे से तैयारी करते रहिए।